तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में दम कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं और राहुल गांधी लंबी लकीर खींच देते हैं। और फिलहाल तो उन्होंने ओबीसी के मुद्दे को पकड़ लिया है, जकड़ लिया है और अपने साथ पूरे इंडिया को, पूरी विपक्षी पार्टियों को, खासतौर से सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियों को अपने साथ ले लिया है। अब प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे कि राहुल गांधी ने कल कुलियों के बीच पहुंच गए और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर एक बार ओबीसी के मुद्दे को छेड़ दिया, हवा दे दी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो राहुल गांधी चैन की सांस लेने नहीं दे रहे। मोदी जी ने तो सनातन धर्म की बात करना भी बंद कर दिया है। उन्हें लगा कि एक लंबी लकीर खींच देंगे, स्पेशल सेशन बुला लेंगे, महिला आरक्षण को लेकर वाहवाही लूट लेंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। अनुप्रिया पटेल ने समर्थन किया, लेकिन ओबीसी महिला आरक्षण की बात कही, उमा भारती ने महिला आरक्षण की बात कही, बाकी रही सही कसर बीजेपी की खिलाफ इंडिया ने पूरी कर दी। इंडिया की आप स्ट्रेटेजी देखिए, चालाकी देखिए, चतुराई देखिए, राजनीतिक बुद्धिमत्ता देखिए कि लोकसभा में एक भी संशोधन मुंह नहीं किया ताकि पूरे देश में यह मैसेज जाए कि वो महिला आरक्षण के पक्ष में है। और राज्यसभा में 40 संशोधन पेश कर दिए। संशोधन गिरने थे, गिर गए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड राज्यसभा में इंडिया के लोग ले आए कि महिला आरक्षण का वो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन 2 राइडर लगा रहे हैं कि ये डीलिमिटेशन की और सेंसस की क्या जरूरत थी। 10 साल बाद क्यों महिला आरक्षण लागू होना चाहिए, आज ही क्यों लागू नहीं होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा SC ST को, महिलाओं को कोटे में कोटा दिया जा रहा है। सम्भ्रांत घरों की महिलाओं के हाथ में बाकी की महिला आरक्षित सीटें लग जाएंगी। ओबीसी महिलाओं का क्या होगा? उन ओबीसी महिलाओं का क्या होगा जो पिछड़ी हुई हैं, जो उपेक्षित हैं, जो हाशिए पर हैं और जो आबादी के लिहाज से, गौर कीजिएगा, आबादी के लिहाज से SC की महिलाओं, ST की महिलाओं और जनरल कैटेगरी की महिलाओं से ज़्यादा हैं, करीब करीब दुगनी संख्या में है। तो इन महिलाओं को आप उपेक्षित कर रहे हैं, आप महिला आरक्षण से अलग कर रहे हैं, तो फिर काय का महिला आरक्षण? राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगले उड़ा दिए एक तरह से बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के। समझ में नहीं आ रहा होगा क्या जवाब दिया जाए। उनके चेले चपाटों ने कुछ सवाल पूछकर राहुल गांधी को घेरेबंदी करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी एक बुद्धिमान पॉलिटिशियन की तरह निकल गए, उल्टा छाप छोड़ दी। मसलन एक ने पूछा, साहब आप महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब आप 2010 में बिल लाए थे तब उसमें तो ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण करने की बात नहीं की थी, तो क्या ये दो मुही बातें नहीं हो जाती? राहुल गांधी ने पलटकर जवाब दिया, हमने गलती की, वी रिग्रेट, हमें पछतावा है कि 2010 में हम ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की सीमा में नहीं ले पाए थे और इसके लिए हमें अफसोस है, हमें पछतावा है। अब कर लो बात, पूछ लो आगे। मान लिया, अब गलती सुधार ली। दूसरा सवाल उनसे फिर पूछा गया इसी से संबंधित कि जातीय जनगणना के लेकर कि आपके समय में तो जातीय जनगणना हुई थी, तो राहुल गांधी ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, हमारे वक्त में जातीय जनगणना हुई थी, हमारे पास उसके आंकड़े थे। आंकड़ों को लेकर आपस में कुछ विचार विमर्श शुरू हो गया था और आंकड़े हम जारी नहीं कर पाए, हमने गलती की, हमें आंकड़े जारी कर देने चाहिए थे। 2024 में अगर हम सत्ता में आए तो हम ये ओबीसी के जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर देंगे और अगली जनगणना जातीय आधार पर कराएंगे। और फिर उन्होंने मोदी जी से कहा कि आपके पास आंकड़े पड़े हैं, आप जारी कर क्यों नहीं देते? आखिर राहुल गांधी के 2 महत्वपूर्ण सवाल थे। आखिर देश की जनता को क्यों ये पता नहीं होना चाहिए कि ओबीसी कितने हैं? क्या ओबीसी के वर्ग को ये क्यों नहीं पता होना चाहिए कि वो लोग कितने हैं? 45% है, 50% है, 55% है, कितने हैं? एक मोटा आंकलन आया है कि 45% है।
इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी ने जो संसद में की थी उसी को दोहरा दिया बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष ने और सामाजिक न्याय वाली पार्टियों ने तय कर लिया है कि ओबीसी को बड़ा मुद्दा बनाना है। मंडल पार्ट 2 कमंडल को पीछे छोड़ देगा, सनातन और दूसरी चीज़ों को हाशिए पर पटक देगा। उनको ऐसा भरोसा है। 90 सचिव, उसमें से 3 ही ओबीसी क्यों? बाकी सचिवों के हाथ में देश की जो अर्थव्यवस्था से संबंधित या वित्तीय मामले हैं वो 95%, और इन 3% के पास सिर्फ 5% मामले क्यों? देश चलाने की जिम्मेदारी गैर ओबीसी के पास ही है, ओबीसी के पास क्यों नहीं है? उसकी हिस्सेदारी कहां है? देश चलाने में उसकी भूमिका क्या है? इस पर बीजेपी की तरफ से तर्क आया, जो जेपी नड्डा ने राज्यसभा में और अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया था कि 84 जो सांसद हैं ओबीसी कैटेगरी के, उसमें से बीजेपी के खाते में 29% हैं, कैबिनेट के अंदर 29 मंत्री हैं, 27% हैं, राजस्थान राज्य भर की जो विधानसभा हैं देश भर में 1385 एमएलए हैं बीजेपी के, जिसमें कुछ उन्होंने संख्या बताई, मैं भूल गया आंकड़ा, कि 300 साढ़े 300 पता नहीं कितने ओबीसी के हैं। तो लेकिन राहुल गांधी ने इसका भी पलटकर जवाब दिया कि उनकी भूमिका क्या है। क्या कानून बनाने में उनकी भूमिका है? क्या देश का संचालन करने में भूमिका है? उन्होंने साफ कह दिया, चाहे आपका ओबीसी एमपी हो, आपका ओबीसी विधायक हो, या हमारा या इंडिया का या विपक्षी पार्टी का ओबीसी सांसद हो, वो मूर्ति है, एक तरह से मूर्ति के अलावा कुछ नहीं है। असल काम तो सचिव करते हैं, और उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी के क्यों हैं? एक बड़ी बात जो गले तक उतरती है ओबीसी वर्ग के। तो क्या इसका फायदा होगा? क्या महिला आरक्षण का गुब्बारा बिल्कुल फोड़ दिया है राहुल गांधी ने, और ओबीसी के मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में बनने वाला है? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उकसा रहे हैं कि आप में हिम्मत है, चुनौती दे रहे हैं, आप में हिम्मत है तो रोहिणी कमीशन की सिफारिशें लागू करके दो? रोहिणी कमीशन क्या कहता है? रोहिणी कमीशन ने पिछले 2-3 साल में जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनमें जो ओबीसी कर्मचारी हैं, उनकी स्थितियों पर विचार किया और पता लगाया कि 2633 जातियां ओबीसी की हैं, उनमें से 900 समथिंग जातियों को आरक्षण का शून्य लाभ मिला, 900 के आसपास कुछ जातियों को 2.5% लाभ मिला, और बाकी 623 जातियों को 97.5% लाभ मिला ओबीसी के 27% कोटे का। इस लिहाज पर कहा जा रहा है कि रोहिणी कमीशन ने ऐसी कोई सिफारिश की है, कथित तौर पर, जैसा मीडिया में छपता रहा है, कि 27% के 4 टुकड़े वर्गीकरण कर दिया जाए, 4 श्रेणियां कर दी जाए। पहली श्रेणी को टॉप की जातियां ओबीसी की रखी जाएं, सबसे प्रभावशाली जातियां, उनको 27% का 10% दिया जाए। नीचे के तबके में सबसे निचली जातियां ओबीसी की, सबसे महापिछड़ी जातियां रखी जाएं, उनको 2% आरक्षण दिया जाए। बी और सी श्रेणी में 9%, 7% के आसपास आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये जानते हैं कि ये पंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा, बर के छत्ते में हाथ डालना जैसा होगा, क्योंकि ना इससे ऊंचे वर्ग की जातियां जिनका वोट आरक्षण कम हो जाएगा उनको पसंद आएगा, ना सबसे नीचे की जातियां, उनको भी ये पसंद आएगा, क्योंकि उनको भी नहीं लगेगा कि 27% में से मान लीजिए सबसे नीचे की जातियों को सिर्फ 2% आरक्षण मिला, तो वो कैसे सेटिस्फाई हो पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। और सबसे बड़ी बात राहुल गांधी ने की कि आप कोई सी भी रिपोर्ट लागू कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये तो पता लगाइए कि कुल मिलाकर संख्या कितनी है, डाटा क्या है, आंकड़ा क्या है। अब रोहिणी कमीशन के अनुसार अगर भारत सरकार कोई सिफारिशें मंजूर करती है तो पहले भारत सरकार को ये तो पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर ओबीसी कितने हैं, किस जाति के तहत कितने आते हैं। अब 2633 जातियां चिन्हित कर दी गई। अब 2633 है या 3633 है या 1633 है, कैसे तय होगा? बहुत सारी जातियां नए सिरे से क्लेम करेंगी, उनको रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा, और उस किसी जाति विशेष के कितने लोग हैं। मान लीजिए कि अभी विश्वकर्मा स्कीम मोदी जी ने इसीलिए लागू की थी कि निचले तबके के जो महापिछड़े हैं उनको 1 लाख रुपए का कुछ कर्ज दिया जाए, 5% के ब्याज पर दिया जाए, 1 से 3 लाख रुपए का कर्ज। उसमें कहा गया कि नीचे के तबके की करीब 50% जातियां उसमें शामिल होंगी, कुछ ने कहा 30% होंगी।
लेकिन उनकी संख्या तो पता लगे। बिना आपके पास आंकड़ा है नहीं, आपके पास डाटा है नहीं, आपके पास फैक्ट्स है नहीं, आपके पास आज की तारीख में असल हकीकत क्या है किसी भी चीज की, और आपने योजना चालू कर दी और अपनी तरफ से एक आंकड़ा भी पेश कर दिया। यह क्या मजाक बनाकर रखा हुआ है? कुल मिलाकर राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि कोई भी योजना लागू करनी है, चाहे एससी के लिए करनी है, चाहे एसटी के लिए करनी है, चाहे दलित के लिए करनी है, चाहे आदिवासी के लिए करनी है, चाहे ओबीसी के लिए करनी है, चाहे ओबीसी में से महापिछड़ों के लिए करनी है, चाहे दलितों में से महादलितों के लिए करनी है, आपके पास एक आंकड़ा होना चाहिए, साइंटिफिक आंकड़ा होना चाहिए, वेल रिसर्च आंकड़ा होना चाहिए, एक डाटा होना चाहिए, एक संख्या होनी चाहिए। उसके आधार पर ही तो तय करेंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। अब चक्कर क्या है कि ओबीसी पता लगेगा, मान लीजिए 45% है, जो स्कूल में एनरोलमेंट होता है उसके हिसाब से पता लगाया गया है कि 45% ओबीसी है। अब 27% आरक्षण मिला हुआ है। मंडल आयोग ने 1931 की जनगणना के हिसाब से 52% ओबीसी बताए थे। तो अब कहा जाएगा कि साहब अगर हम 45% है तो हमारा आरक्षण 27% क्यों है? इसी तरह एससी एसटी की भी गणना दोबारा से होगी, नए सिरे से होगी, तो अभी 15% और 7.5% आरक्षण है। फिर नए सिरे से बहस होगी कि हमारा आरक्षण बढ़ाया जाए, 50% की सीमा को लांघा जाए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आप 10% आरक्षण की बात कर सकते हैं, तो ओबीसी के अंदर भी ये बात कर सकते हैं। फिर ओबीसी में क्रीमी लेयर भी आता है। स्वाभाविक है कि क्रीमी लेयर यानी 8 लाख से ऊपर जिनकी सालाना कमाई है उनको ओबीसी में होते हुए भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। अब सुना है कि सरकार इसको 10 लाख या 12 लाख करने का सोच रही है। अभी शायद 6 लाख है मेरे ख्याल से, उसको 10 लाख, कुछ लोग कह रहे हैं 12 लाख तक करने का सोच रही है। वो हो सकता है मोदी जी को मजबूरी में अब करना ही पड़े, क्योंकि उससे फिर ओबीसी के अंदर जो निचली जातियां हैं उनको ज्यादा फायदा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जाता है। बीजेपी को देखिए 2009 में ओबीसी का 22% वोट मिला था, जो 2019 में बढ़कर 44% हो गया। कांग्रेस को 2009 में ओबीसी का 20 या 21% वोट मिला था, जो 2019 में घटकर 15% हो गया। सामाजिक न्याय करने वाली अन्य पार्टियों को 2009 में ओबीसी का 50% से ज्यादा 54% के आसपास वोट मिला था, जो 2019 में घटकर 41% के आसपास रह गया है। तो सामाजिक न्याय करने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो लालू की पार्टी हो, वो या डीएमके जैसी पार्टियां हो, वो ये सब पार्टियां समझ रही हैं कि ओबीसी की राजनीति को नए सिरे से परवान नहीं चढ़ाया गया तो उनका राजनीतिक वजूद मिट सकता है, सिमट सकता है, वो निपट भी सकती हैं। राहुल गांधी इस चीज़ को समझ रहे हैं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि अखिलेश यादव हो चाहे लालू की पार्टी हो, इनको अपने फोल्ड में बनाए रखना है, अपने साथ लेकर चलना है, और इनसे कुछ जब महागठबंधन होगा तो कुछ ज़्यादा सीटें भी लेनी है। तो ऐसे में ओबीसी का मुद्दा एक गोंद की तरह, एक वो जो एक क्या आता था, मैं नाम भूल गया, फेविकोल का काम कर सकता है कुल मिलाकर ओबीसी का मुद्दा। तो क्या इसका कोई तोड़ मोदी जी के पास है? महिला आरक्षण तो फुस हो गया लगता है। वैसे भी जो 10 साल बाद लागू होगा भी नहीं होगा, पता नहीं 10 साल बाद क्या स्थितियां होंगी, उसके लिए कहां से वोट मिल जाएगा 2024 में या उससे पहले के विधानसभा चुनाव में। लेकिन ताजा गरम मुद्दा ओबीसी है। शुक्रिया, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेंबरशिप ड्राइव में भी आप जा सकते हैं। आप थोड़ी मेरी वित्तीय मदद भी कर सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। और इसके साथ साथ बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए, ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विद्रोही 7 ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूं, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।